हेलो दोस्तों, आज है अपना इतिहास का सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको देख लेते हैं। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि इतिहास को हमने 3 कालखंडों में बांटा है। 3 कालखंड कौन कौन से थे? पहला था प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। फर्दर प्राक ऐतिहासिक काल को भी हमने आगे जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अगर कोई पूछे कि सबसे लंबा कालखंड कौन सा काल का था, तो वो था पुरापाषाण काल का। ये था 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, यानी प्राक ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल जो खंड था वो सबसे लंबा चला था। फिर उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद आया नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ। वह समय जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। यानी ये वाला इतिहास हमारा जो प्री हिस्ट्री थी, इसमें मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो फिर हमें जानकारी कैसे मिली है? उस टाइम के जो साक्ष्य मिले हमें, जैसे कोई बर्तन मिल गया, कुछ ईंट मिल गई, पत्थर मिल गए, ऐसी कोई कोई सामग्री मिली है, उससे हमें इसकी जानकारी मिली। तो ये कौन सा इतिहास है? प्राक ऐतिहासिक काल। इसमें सबसे पहले था पुरापाषाण काल, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय। इस समय मानव को आदिमानव कहा जाता था। आदिमानव आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी टाइम के थे। उद्देश्य, इस टाइम के मनुष्य का उद्देश्य क्या था? उनका था पेट भरना, जानवरों की भांति बस खाना बदोश थे। और सबसे बड़ी खोज पुरापाषाण काल में क्या हुई थी? आग की खोज। नेक्स्ट, उसके बाद था मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल यह पुरापाषाण काल के बाद का समय था। मानव के, अब देख, जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता जाता है, अपने आप को डेवलप करता जाता है। हम ही को देख लो, हम 2020 में कैसे थे, कोरोना से लड़कर अब आगे आ गए हैं। अब 21 में कैसे हैं, 22 में कैसे हैं, और आगे और डेवलप होते जाएंगे। ऐसे ही जब आदि मानव डेवलप हुआ तो मध्यपाषाण काल में आया, तो उसके हथियार भी डेवलप हो गए। अब हथियारों का, यह पुरापाषाण काल के बाद का समय था। मानव के हथियार छोटे हो गए थे। अब वो पत्थरों के जो हथियार बनाता था वो छोटे छोटे बनाता था। इस टाइम का प्रमुख, अगर मानव ने कुछ कार्य सीखा तो वो क्या था? अंत्योष्टि। नेक्स्ट था नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। यानी नवपाषाण काल में मनुष्य को स्थायी आवास मिल गया था। अब वो कृषि करने लगा था। जब एक जगह रहने लगा है तो कृषि करने लगा, उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और इस समय उसने पहिया की खोज की और घड़ा जिसे मटका बोलते हैं उसकी खोज की। मानव द्वारा पाला गया फर्स्ट जानवर कौन सा था? कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल का अंतिम समय, यानी पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड करा था। फर्स्ट था पुरापाषाण काल, सेकंड था मध्यपाषाण काल, थर्ड था नवपाषाण काल और फोर्थ था ताम्रपाषाण काल। उसमें अब जो लास्ट है ताम्रपाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज हुई थी। ये ताम्रपाषाण काल कौन सा था? लास्ट था, जिस कारण औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। इसमें तांबे की खोज हुई, और इसमें तांबे की खोज होने के बाद जो औद्योगिकरण हुआ वो अगले उसमें हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ने वाले हम आज? ऐतिहासिक काल। इतिहास, तो हमने उस दिन सभ्यताएं पढ़ी थी, उनमें कुछ सभ्यताएं छूट गई थी। सिंधु सभ्यता पढ़ ली थी हमने, जिसमें हमने हड़प्पा की खोज हुई वो पढ़ा था हमने। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये सब के बारे में पढ़ लिया था। उसमें से कुछ और बच गई थी, उसके बाद वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक सभ्यता जो विश्व स्तर पे है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह सिंधु सभ्यता से भी पुरानी थी। हमारी सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी? हमारी सिंधु सभ्यता थी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये हमारी सिंधु सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कब कितनी पुरानी है? ये है 10,000 साल ईसा पूर्व पुरानी। ये इराक में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी एशिया में पड़ता है इराक, वहाँ पे पश्चिमी एशिया में। यह बहुत बड़ी सभ्यता थी, बहुत ज़्यादा। तो इसे अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड कर दिया था? इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। सोमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ट्रिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में मिली है, उसको हमने कितने कालखंडों में कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? उसे 4 पार्ट्स में। बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसलिए अध्ययन की सुविधा हेतु सोमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ट्रिया। यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सभ्यता मतलब क्या? जहाँ पे इंसान रहना सीखा। रहेगा कहाँ? वहाँ जहाँ उसे रहने लायक हर चीज़ मिलेगी। जैसे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में थी। यह एक कृषि प्रधान सभ्यता थी।
यानी जहाँ जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यहाँ पर इंसान क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ कृषि करता था। ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव गांव ही गांव थे, शहर नहीं था। और हमारी सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता थी शहरी सभ्यता। विश्व की फर्स्ट सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी है? विश्व की प्रथम सभ्यता है, परंतु कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। उसके बाद एक और सभ्यता है, वो कौन सी है? मिस्र। मिस्र की सभ्यता, ये 3100 ईसा पूर्व, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी 10,000 ईसा पूर्व, हमारी सिंधु सभ्यता थी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और मिस्र की वो कौन सी थी? वो थी 3100 ईसा पूर्व तक। यह नील नदी, आपने अफ्रीका के बिल्कुल जस्ट स्वेज नहर के पास में जो एरिया पड़ता है, वहाँ पर इसे बोलते हैं नील नदी की सभ्यता। यहाँ पे नील नदी बहती थी। पिरामिड, जो मिस्र के आपने पिरामिड सुने हो, वो वाले पिरामिड यहाँ के फेमस थे। यहाँ के मम्मीज़ क्या होता है, जब इन लोगों के पूर्वज मर जाते थे तो उस पर एक लेप लगाकर और उसे पट्टियों से लपेट कर लाश को बाकायदा दफन किया जाता था, उन्हें रखा जाता था बॉक्स में, तो इसे बोलते थे मम्मी। यहाँ के एक राजा थे फेरोन राजा थे, उनकी लाश अभी तक रखी हुई है मिस्र में जो पिरामिड्स हैं वहाँ पे। इन्होंने केमिस्ट्री, मतलब ऐसा कैसा लेप लगाते थे जिससे कि लाशें खराब ही नहीं होती थी, अभी तक जीवित हैं, जिनसे हम मम्मी बोलते हैं। तो केमिस्ट्री की भी, ये माना जाता है कि केमिस्ट्री की भी खोज इन्हीं लोगों ने की है। अगला है गीजा का पिरामिड। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध अगर कोई सा पिरामिड है मिस्र का, तो वो है गीजा शहर का गीजा का पिरामिड। एक और सभ्यता है रोमन सभ्यता। इटली का रोम शहर सुना है आपने? कितना सुंदर है, बस वहीं की सभ्यता है रोमन सभ्यता। इटली की सभ्यता है बहुत ज़्यादा विकसित, यानी हमने जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी, हमने पढ़ी सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उन सभी सभ्यताओं में से अगर कोई सबसे ज़्यादा विकसित है तो वो है रोमन सभ्यता। यह इटली की सभ्यता है, बहुत ज़्यादा। इटली का एक शहर है रोमन, वहाँ की बहुत ज़्यादा विकसित है। और इटली कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर पर। तो जो रोमन वासी थे, ये रोमन सभ्यता थी, इन्होंने पूरे भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी पर पूरे पे कब्जा कर रखा था, पूरे पे चलती थी इन लोगों की सभ्यता के। अब कुछ अवशेष ही बचे हैं, और यह कौन से, जिसे अब पर्यटक घूमने जाते हैं तो वो देखते हैं। यह कितने टाइम पुरानी थी? तो यह थी लगभग 600 ईसा पूर्व पुरानी। उसके बाद थी फारस की सभ्यता, जहाँ के लोगों को पारसी बोलते थे और ये आग की पूजा करते। पारसी जो लोग भारत में बसे हुए, आप लोगों ने पारसियों के मूवीज़ देखी होंगी, उसमें 500 ईसा पूर्व। ये कब तक की थी? फारस की सभ्यता कितनी पुरानी है? 500 ईसा पूर्व। और रोमन की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह ईरान में थी और पूरे अरब पर इनका अधिकार था। अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरेबिया वगैरह आते हैं जिसमें, कुवैत, यमन, वो वाला अरब प्रायद्वीप। अब हम आ गए हैं, सभ्यताएं हमने पढ़ ली ऐतिहासिक काल पे। तो ऐतिहासिक काल में जो भी जानकारी मिली हुई है वो सारी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिखित रूप में तो पढ़ी जा सकती है। तो दो टाइप से मिली, एक तो किस किस साक्ष्य से हम पता कर सकते हैं। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, उसमें क्या है, सिक्के मिले, इससे भी पता चलता है कि ये कौन से समय के हैं। अब से अभिलेख मिले, अभिलेख यानी कि जैसे अशोक का वो स्तंभ मिला है जो हमारे नोटों पे छपा रहता है, शेर वाला, वो जिस पे लिखा है सत्यमेव जयते, उस टाइप के अभिलेख। विदेशी यात्री भी तो आए भारत आए, भारत से गए, तो उन्होंने कुछ देखा भारत में, जो कुछ लिखा है अपनी बुक्स में वो। और उसके अलावा साहित्य तो है, जैसे धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में क्या आएगा? जैसे रामायण आ सकता है, महाभारत, और भी कई ऐसे ही। गैर धार्मिक में क्या आएंगे? जैसे कालिदास ने जो लिखा है अभिज्ञानम शकुंतलम, और या फिर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई चाणक्य के द्वारा, या पंचतंत्र, ये आएंगे गैर धार्मिक में। धार्मिक यानी जो धर्म से रिलेटेड हो, गैर धार्मिक जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं पुरातात्विक में सिक्के कौन कौन से हैं और ये कौन कौन से वंश में मिले हैं हमें। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हमें कौन सा सिक्का मिला है? टेराकोटा का। टेराकोटा यानी मिट्टी का सिक्का है, जिसे पकाया गया है ईंटों की तरह। जैसे आज के ज़माने में हमारी ईंटें होती हैं रेड कलर की पकी हुई, उस टाइप का सिक्का। तो सिंधु सभ्यता में कैसा? टेराकोटा का सिक्का मिला है, जिसे क्या बोलते हैं? टेराकोटा। अगला था मौर्य में कैसा सिक्का मिला है? इसमें मिला आहत क्या होता है? दरअसल एक सिक्का है पंचमार्क, जिसे पंच धातुओं से मिलाया है। उस सिक्के को लेकर उस पर
जोर से आहत करो तो एक आकृति बन जाएगी। तो कुछ लिखा नहीं, उस पर सिर्फ आकृति बनी। तो मौर्य साम्राज्य जब चल रहा था उस टाइम में आहत, पंचमार्क और पण, पण एक चांदी का सिक्का होता था जिसे वो लोग पण बोलते थे। तो सिंधु सभ्यता में हमें टेराकोटा मिला है सिक्का। मौर्य साम्राज्य में के टाइम पे हमें मिला आहत, पण और पंचमार्क। यूनानी में क्या मिला है? यूनानी ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल्ड का सबसे पहले सिक्का किसने चलाया? यूनानी ने। फर्स्ट टाइम गोल्ड का सिक्का चलाया था यूनानी। यानी सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का, मौर्य साम्राज्य जब चल रहा था उस टाइम पण, पंचमार्क और आहत। फिर आए यूनानी, उन्होंने, ये विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्होंने गोल्ड का सिक्का चलाया। उसके बाद शासन आया कुषाण का, यानी कि कुषाण के काल में जो सिक्के मिले हैं वो कैसे थे? शुद्ध सोने के, यानी प्योर गोल्ड के सिक्के थे। गुप्त काल के सिक्के कैसे थे? गुप्त काल में सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए थे। तो बढ़ी हुई चीज़ हमेशा शुद्ध तो नहीं हो सकती, हमेशा, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही नहीं होती, कभी कभी। तो सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने के सिक्के कौन से काल में मिले हैं? गुप्त काल में। यानी गुप्त काल में जो सिक्के मिले वो सोने के तो हैं पर उसमें मिलावट है। परंतु यहाँ पे चांदी के भी सिक्के मिले हैं। जो चांदी के सिक्के मिले हैं वो कैसे हैं? वो जरूर शुद्ध हैं। मयूर शैली के सिक्के मिले हैं, यानी उसमें मयूर यानी कि मोर, पिकॉक का चित्र है। कौड़ी मिली, कौड़ी वो जो सफ़ेद कलर की होती है जिससे अष्टचंगा खेलते हैं, जिससे जानवरों की मालाएं और कपड़े सजाए जाते हैं, वो उसे बोलते हैं कौड़ी। तो गुप्त काल में सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं, शुद्ध चांदी के सिक्के मिले हैं, मयूर शैली मिली है के भी सिक्के हैं और कौड़ी मिली है। फिर उसके बाद सातवाहन काल में कौन सा सिक्का मिला है? तो सातवाहन काल में मिला है शीशे का सिक्का। शीशा यानी शीशे के सिक्के सातवाहन काल में मिले। फिर आया हुमायूं के काल में, जब ये हम पढ़ रहे हैं कि इन लोगों के टाइम पे ये सिक्के चलते हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे कि इसके बाद ये राजा आया फिर ये नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से काल में कौन कौन से सिक्के चलते थे। सिंधु में चलता था टेराकोटा, मौर्य में आहत, पण और पंचमार्क। यूनानी लोगों ने गोल्ड का सिक्का चलाया जो फर्स्ट गोल्ड था इंडिया में। कुषाणों ने शुद्ध सोने के कॉइन चलाए। गुप्तों ने, इन्होंने अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए, पर इन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के भी चलाए। मयूर शैली वाले सिक्के चलाए, कौड़ी चलाई। सातवाहन आए तो उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। हुमायूं के टाइम पे चमड़े के सिक्के मिले हैं, यानी चमड़ा यानी किसी जानवर की स्किन होती है उससे बने हुए सिक्के। तो हुमायूं के काल में कैसे सिक्के मिले? चमड़े के। फिर शेरशाह के टाइम के 3 सिक्के मिले हैं। जब शेरशाह का शासन चल रहा था उस टाइम के 3 सिक्के मिले हैं, जिसमें से एक है दाम, रुपया और असरफी। जो दाम था वो था गरीब जनता के लिए, जो सबसे निचले तबके के गरीब लोग थे उनके लिए था दाम। रुपया मिडिल क्लास के लिए चलाया था शेरशाह ने। असरफी जो अमीर लोग होते उनके लिए। अशरफियाँ होती सोने चांदी की अशरफियाँ, यानी सिक्के, क्वाइन। तो शेरशाह ने 3 टाइप के सिक्के चलाए थे। दाम चलाया था गरीब लोगों के लिए, रुपया मिडिल क्लास के लिए और असरफी अमीर लोगों के लिए चलाई थी। फिर इसके बाद अब हमने सिक्के पढ़ लिए, और सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूमिस्मेटिक का संबंध किससे है? तो सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। तो सिक्के हमने सब पढ़ लिए। सिंधु में टेराकोटा, मौर्य में आहत, पण और पंचमार्क। यूनानी जो आए थे उन्होंने गोल्ड चलाया था, इंडिया में फर्स्ट है। कुषाण शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। गुप्त काल में जो सिक्के मिले हैं वो अशुद्ध सोने के थे, परंतु इस काल में चांदी के भी शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं। मयूर शैली के सिक्के, कौड़ी। सातवाहन, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। हुमायूं के काल में चमड़े का एक सिक्का मिला है, चमड़े के सिक्कों का साक्ष्य मिले। शेरशाह ने 3 टाइप के सिक्के चलाए, दाम, रुपया और अशरफी। दाम गरीब लोगों का था, रुपया मिडिल क्लास का और अशरफी अमीर लोगों की। रुपया अभी हमारी कैसी मुद्रा है? हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया ही है इस समय। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख यानी कि पत्थरों पर खोद कर लिखना कुछ भी, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख पत्थरों पे खोद कर लिखा है अभिलेख। छोटे पत्थरों पे खोद के लिखा है तो उसे बोलेंगे शिलालेख। और खड़े हुए पत्थर पे, पिलर जैसे पत्थर पे लिखा है तो उसे बोलेंगे स्तंभलेख, क्योंकि पिलर को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, और उस पे लिखा हुआ है तो स्तंभलेख। और छोटे छोटे पत्थरों पे लिखा है तो शिलालेख।
और पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख। और अभिलेखों की अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। जैसे सिक्कों का अध्ययन था न्यूमिस्मेटिक, वैसे ही अभिलेखों का अध्ययन क्या है? एपिग्राफी। और इस अभिलेख के सिक्का होगा या अभिलेख होगा, यानी पुरातत्व में जिससे हमें जानकारी मिली सिक्के और अभिलेख से। और अब इसके बाद है विदेशी यात्रा। अब विदेशी यात्री भी आए, कौन कौन आए, उनसे क्या क्या जानकारी मिली है विदेशी यात्री में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एक बार विदेशी यात्री। तो हेरोडोट्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनकी लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। नेक्स्ट है प्लिनी। प्लिनी ने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये अज्ञात है, यानी इसके राइटर का मालूम नहीं है, इसलिए ये कैसी है? अज्ञात है। नेक्स्ट है टॉलमी, जियोग्राफिका। टॉलमी की कौन सी पुस्तक है? जियोग्राफिका। नेक्स्ट है मार्को पोलो, जर्नी ऑफ द चाइना। ये मार्को पोलो की पुस्तक का नाम है जर्नी ऑफ द चाइना। नेक्स्ट है मेगास्थनीज इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें भारत के बिहार के मगध साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो हेरोडोट्स की पुस्तक हिस्टोरिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अज्ञात है, यानी इसके राइटर का मालूम नहीं है। टॉलमी है जियोग्राफिका। टॉलमी राइटर हैं किस पुस्तक के? जियोग्राफिका। मार्को पोलो किसने लिखी? मार्को पोलो किस बुक के राइटर हैं? तो जर्नी ऑफ द चाइना। और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें मगध साम्राज्य की जानकारी दी हुई है। अगले हैं कुछ मुस्लिम राइटर भी थे, जैसे कि अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अल-बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। नेक्स्ट है अल-मसूदी। इन्होंने लिखी है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून जो हम स्टडी करते हैं वो पुस्तक किसने लिखी? अल-मसूदी ने। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहिन। मतलाए साहिन। और इब्न बतूता, इनका गाना भी सुना होगा आपने, इब्न बतूता। ये किसकी इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी? तो इन्होंने लिखी रहला। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और लिखे भी गए हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो ऐतिहासिक किस से? पुरातात्विक, विदेशी और साहित्य से। तो आज हमने पढ़ा है सिक्के और अभिलेख। तो सिक्के पढ़ लिए हमने, अभिलेख जैसे जैसे जिस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे वहीं पे उन अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो और हम इसके बाद हमने पढ़ा था विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, उस सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास जब आएगी तो उसमें आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।